नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ कीर्ति हर्ष बिंदल और अगले आधे घंटे में तमाम बड़ी खबरों पर हम नजर डालेंगे। और सबसे पहले बात करेंगे सबसे बड़ी खबर की। आज से 2 दिन के गोरखपुर दौरे पर है सीएम योगी आदित्यनाथ और गोरखपुर की शहजनवा नगर पंचायत पहुंचेंगे सीएम योगी। पिपरा में बन रहे अटल आवासीय विद्यालय का निरीक्षण करेंगे और जेल बाईपास रोड के निर्माण कार्य का जायजा लेंगे। सीएम योगी आज रात्रि विश्राम गोरखनाथ मंदिर में करेंगे सीएम योगी। कल सुबह गोरखनाथ मंदिर में जनता दर्शन कार्यक्रम होगा। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, बड़ी जानकारी। सीएम योगी आदित्यनाथ का आज गोरखपुर का दौरा रहेगा। गोरखनाथ मंदिर में सीएम योगी आज रात्रि विश्राम करेंगे और कल सुबह गोरखनाथ मंदिर में जनता दर्शन कार्यक्रम होगा। आज से 2 दिन के गोरखपुर दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ, बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। और गोरखपुर की शहजनवा नगर पंचायत पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। इंद्र दुबे ज्यादा जानकारी के माफ कीजिएगा हरेंद्र दुबे ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता फोन लाइन पर बने हुए हैं। हरेंद्र, गोरखनाथ मंदिर में भी जाएंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, किस प्रकार का उनका ये दौरा रहने वाला है? देखिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का 2 दिवसीय दौरा गोरखपुर में है। शहजनवा में निर्माणाधीन भवन का निरीक्षण करने के बाद वो गोरखनाथ मंदिर आएंगे। गोरखनाथ मंदिर से फिर जेल बाईपास, जहाँ सरकारी योजनाएं निर्माणाधीन है, उसका निरीक्षण करेंगे। रात्रि विश्राम गोरखनाथ मंदिर में करेंगे। कल सुबह गोरखनाथ मंदिर में ही जनता दर्शन का कार्यक्रम लगाएंगे, जिसमें पूर्वांचल से अनेक जिलों से जनता अपनी समस्या लेकर के मुख्यमंत्री के पास पहुंचेगी और अपनी अपनी समस्या, अपनी अपनी फरियाद सुनाएगी। मुख्यमंत्री द्वारा संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश दिया जाएगा कि आप इनकी समस्या का निस्तारण करें। सबसे बड़ी बात रही कि कल से एक मुहिम और उत्तर प्रदेश की सरकार चलाने जा रही है कि हर जिले के जो मंत्री प्रभारी हैं वो अपने अपने जिले में जाएंगे और वहां जनता की समस्या सुनेंगे और जनता के बीच में रह करके प्रवास करेंगे, रात्रि विश्राम ये भोज करेंगे और जनता को ये जानकारी देंगे कि खासतौर से किस तरह से सरकार की योजनाएं हैं, किस तरह से जनता तक पहुंचाई जा रही। तो ये बहुत बड़ा मुहिम उत्तर प्रदेश सरकार की चलने जा रही है, जो कल से शुरुआत होगी। और उसके उपलक्ष्य में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर आ रहे हैं और खास तौर से आपको बता दें कि जनता की समस्याओं का निस्तारण करने का संबंधित अधिकारियों को निर्देश भी जारी करेंगे। ठीक है हरेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम इस जानकारी के लिए। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जेल बाईपास रोड के निर्माण कार्यों का भी जायजा लेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ और गोरखनाथ मंदिर में भी दर्शन करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ और आज रात्रि विश्राम भी वहीं पर करेंगे। कल सुबह गोरखनाथ मंदिर में जनता दर्शन कार्यक्रम होगा, जहां पर आम जनता पहुंचेगी और सीएम योगी आदित्यनाथ से सीधा बात करेगी। तो आज से 2 दिन के गोरखपुर दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ, इस दौरे के कई मायने भी निकाले जा रहे हैं। और नीलेश लखनऊ से ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता बने हुए हैं हमारे साथ। नीलेश, सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखनाथ के दर्शन भी करेंगे और इसी के साथ साथ आज उनका पूरा कार्यक्रम क्या रहने वाला है? देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का 2 दिवसीय गोरखपुर दौरा है। रात्रि विश्राम भी वो गोरखपुर में करेंगे। कहीं ना कहीं जब वो गोरखपुर में रहते हैं तो गोरखपुर के आसपास के जो जनपद हैं उनके समस्याओं के समाधान के लिए वो जनता दरबार लगाते हैं। वहीं से उत्तर प्रदेश की व्यवस्थाओं को भी दुरुस्त करने में वो जुटे रहते हैं। कहीं ना कहीं जब गोरखनाथ मंदिर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद रहेंगे तो पूजा पाठ करने के साथ साथ जो उनके सबसे प्यारी चीजें हैं, जो उनकी गाय है, उनका बछड़ा है, उससे भी वो मिलेंगे, स्नेह जाहिर करेंगे। उसके साथ साथ आम जनता के लिए जनता दरबार लगाएंगे और मंदिर में पूजा अर्चना भी करेंगे। क्योंकि जब भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का गोरखपुर का दौरा होता है वो महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाता है क्योंकि गोरखपुर से वो पूर्वांचल के जितने भी जिले हैं वहाँ के आला अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़ते हैं और उचित दिशा निर्देश जारी करते हैं कि कैसे कानून व्यवस्था को दुरुस्त रखा जाए। उसके साथ साथ जो सरकार की योजनाएं हैं उसको धरातल पर लागू कराया जाए। इन तमाम चीज़ों को लेकर जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में मौजूद रहेंगे तो दिशा निर्देश देते हुए नजर आएंगे। ठीक है नीलेश, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम इस जानकारी के लिए। और इसी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। कानून व्यवस्था पर सीएम योगी ने बड़ी बैठक की है।
डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक, केशव मौर्य मौजूद रहे हैं और सीएम योगी ने कानून व्यवस्था पर जरूरी निर्देश दिए हैं। वारदातों पर लगाम लगाई जाए, रमजान ईद पर शांति व्यवस्था बनाए रखे, लाउडस्पीकर उतरवाने पर फीडबैक भी लिया जाए। हमने साबित किया है कि दंगा मुक्त प्रदेश हो सकता है। रामनवमी पर शांति सौहार्द का माहौल रहा और 3 मई को अक्षय तृतीया ईद का पर्व है। महीने के पहले तीसरे शनिवार को तहसील दिवस मनाएं, दूसरे चौथे शनिवार को थाना दिवस मनाएं। सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से निर्देश। बैठक में सीएम योगी ने पुलिस कप्तानों को साफ निर्देश दिए कि जात पात में बंधकर ना करे ट्रांसफर पोस्टिंग। और अमरोहा की तत्कालीन एसपी का सीएम योगी ने उदाहरण दिया है। अमरोहा में एक ही जाति के थानेदारों को पोस्टिंग दी गई है। बैठक में सभी जिलों के डीएम, एसपी समेत आला अधिकारियों ने वर्चुअली हिस्सा लिया है। तो महत्वपूर्ण बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए हैं और इसी के साथ साथ कानून व्यवस्था पर सीएम योगी ने बड़ी बैठक ली है। डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक, केशव मौर्य साथ में मौजूद रहे हैं। नीलेश मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ बने हुए हैं संवाददाता। नीलेश, सीएम योगी आदित्यनाथ ने कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए हैं। ये कहा है कि जात पात ना देखिए उसके हिसाब से पोस्टिंग की जा रही है, ये बहुत गलत है। और इसी के साथ साथ क्योंकि ईद भी आ रही है तो ऐसे में शांति बनी रहे, उसको देखते हुए भी महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए हैं। देखिए, बिल्कुल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल उत्तर प्रदेश के समस्त जनपदों के जो जिला अधिकारी हैं उनके साथ और साथ साथ जिले के कप्तानों के साथ और जिले में जितने भी सीओ लेवल के अधिकारी हैं उनके साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एक बैठक की थी। इस बैठक में उत्तर प्रदेश के दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, उसके साथ साथ ब्रजेश पाठक भी बैठक में मौजूद रहे थे। साफ तौर पर मुख्यमंत्री ने दिशा निर्देश जारी किए हैं कि उत्तर प्रदेश में बिना भेदभाव के जो व्यवस्थाएं संचालित हो रही हैं उसको वैसे ही दुरुस्त रखा जाए, कानून व्यवस्था को बनाए रखा जाए, साथ साथ जो वारदातें हो रही हैं उस पर तुरंत लगाम लगाई जाए। उसके अलावा अमरोहा के तत्कालीन एसपी का भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उदाहरण दिया कि उत्तर प्रदेश के अंदर कहीं पर भी अगर जाति पात और धर्म को लेकर ट्रांसफर पोस्टिंग की जाती है तो मुख्यमंत्री ऐसे अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई भी करेंगे। क्योंकि अमरोहा में तत्कालीन एसपी ने जिस तरीके से लगभग सभी जिलों के सभी जनपद के जितने भी थाने थे वहाँ पर जो पोस्टिंग कराई थी वो एक ही जाति विशेष के लोग थे, उनको वहां पर तैनाती दी गई थी। इस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नाखुश नजर आए। उनका साफ तौर पे कहना है कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जो सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास लेकर काम करने वाली पार्टी है। ऐसे में अगर उत्तर प्रदेश में इस तरीके की घटना सामने आती है तो ऐसे अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई की जाएगी। उसके अलावा उन्होंने रामनवमी का उदाहरण दिया कि उत्तर प्रदेश में रामनवमी का त्यौहार बड़े शांतिपूर्ण ढंग से मनाया गया, जहां पर कहीं कोई हिंसा नहीं होने पाई। उसके अलावा आने वाले त्योहारों की अगर बात की जाए तो अक्षय तृतीया और ईद का त्यौहार एक ही दिन मनाने पड़ेगा। तो ऐसे में उत्तर प्रदेश पुलिस को सख्त दिशा निर्देश दिए हैं कि कहीं पर कोई भी कानून व्यवस्था को ना बिगाड़ने पाए और अक्षय तृतीया और ईद का त्यौहार सकुशल संपन्न कराया जाए, उसको लेकर भी उचित दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। साथ साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहा है कि हमने साबित किया है कि उत्तर प्रदेश को दंगा मुक्त बनाया जा सकता है, प्रदेश को दंगा मुक्त बनाया जा सकता है। वाकई में अगर हम देखें 2017 से जब उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बनाया गया, तब से लगातार उनका प्रयास रहा है कि उत्तर प्रदेश में कहीं पर हिंसा ना होने पाए, दंगा ना होने पाए। उसी का नतीजा और ये हिंसा और ये दंगा आगे ना हो, इसकी बड़ी जिम्मेदारी पुलिस पुलिस महकमे पर है, जिसके लिए सीएम योगी आदित्यनाथ खुद भी नजर बनाए रहते हैं। ठीक है नीलेश, आप बने रहिए, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। और अब सीधा रुख करेंगे अगली खबर का। सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिशा निर्देश दिए हैं। मंडल, तहसील, ब्लॉक में तैनात अफसरों को निर्देश दिए हैं लोगों को शासन की नीतियों का लाभ दिलाया जाए। बीते 5 साल अनेक चुनौतियों का सामना किया गया है। 5 साल पहले हमें एक बीमारू प्रदेश मिला था। पहले यूपी में अराजकता, दंगों की संस्कृति थी। आस्था का पूरा इस वक्त सम्मान है, इसमें सरकार का हस्तक्षेप नहीं है। नीलेश बने हुए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। नीलेश, बहुत महत्वपूर्ण बातें सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से कही हैं कि पहले 5 साल हमें बहुत बीमारू प्रदेश मिला था, लेकिन इस बीमार प्रदेश को सही हालत में लाने की सारी बड़ी जिम्मेदारी सभी की मिलकर के संयुक्त रूप से, और आगे भी इसी तरह से चलना है।
देखिए बिल्कुल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का साफ तौर पे कहना है कि जब उन्होंने 2017 में उत्तर प्रदेश की सत्ता संभाली थी उस समय तमाम व्यवस्थाएं गड़बड़ थी जिनको दुरुस्त करने में 5 साल लग गए और अब जब दोबारा से जनता ने उनको सत्ता में पहुंचाया है तो उस जो सरकारी योजनाएं हैं उनको धरातल पर लागू कराकर जनता को उसका लाभ पहुंचाया जाए। उसके साथ साथ उन्होंने जो 5 सालों में काम किया है वो वाकई में काबिल तारीफ है, चाहे वो स्वास्थ्य विभाग को लेकर काम करने की व्यवस्था हो या फिर महिलाओं की सुरक्षा को लेकर व्यवस्था हो या फिर कानून व्यवस्था को बरकरार रखने की जो क्षमता है उत्तर प्रदेश पुलिस की उसको दुरुस्त करने की बात हो, तो तमाम चीज़ों को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश के अंदर व्यापक पैमाने पर इंतजाम किए और उन व्यवस्थाओं को धरातल पर लागू कराने का काम किया है। ये आदित्यनाथ का साफ तौर पे कहना है कि जब वो 2017 में सत्ता में आए थे उससे पहले उत्तर प्रदेश की सारी व्यवस्थाएं गड़बड़ थी, उसको दुरुस्त करने में कुछ समय लगा। हालांकि अब वो व्यवस्थाएं पटरी पर लौट रही हैं और जब पटरी पर व्यवस्थाएं लौटेंगी तो कहीं ना कहीं प्रदेश के निर्माण में वो भी भागीदार होंगी। इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश के सभी मंडल स्तरों पर ये निर्देश जारी किए हैं कि जो सरकार की योजनाएं हैं उसको धरातल पर लागू कराया जाए, समय समय पर जनता से फीडबैक लिया जाए कि क्या जनता को सरकार की योजनाओं का लाभ मिल रहा है या फिर कोई बिचौलिया उसमें कोई अभी भी गड़बड़ कर रहा है। ऐसी स्थिति में उन लोगों के ऊपर कार्रवाई भी की जाएगी। उसके साथ साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश सरकार के भी जितने मंत्री हैं उनको भी कार्यभार दिया, उनके कंधों पर भी बड़ी जिम्मेदारी दी है कि वो मंडल वाइज जिला प्रवास करेंगे जहां पर जनता के बीच वो संबंध स्थापित करेंगे। उसके अलावा जो सरकार की योजनाएं हैं वो जनता तक पहुंचाने का काम करेंगे। साथ साथ अधिकारियों को भी दिशा निर्देश जारी किए गए कि जनता के बीच में तमाम जो योजनाएं चलाई जा रही है प्रदेश सरकार की ओर से वो बीच में पहुंचे। ठीक है नीलेश, आप बने रहिए, आपसे आगे भी जानकारी लेंगे और आगे एक महत्वपूर्ण और बड़ी खबर बताते हैं। लखनऊ से केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन के लिए संशोधित दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। पहली क्लास के लिए उम्र सीमा को 6 से लेकर के 8 साल तक का किया और 29 अप्रैल को पहली क्लास की लिस्ट जारी होगी। आवेदन की मेरिट लिस्ट जारी होगी। 6 मई को जारी होगी आरटीई, एसपीसी और आरक्षण कोटे की मेरिट लिस्ट। 10 मई को जारी होगी बची हुई सीटों की फाइनल मेरिट लिस्ट। दिव्यांग बच्चों को एडमिशन के लिए उम्र में 2 साल की छूट दे दी गई है। सीट बचे होने पर अन्य बॉर्डर के छात्रों को मौका मिलेगा। नीलेश मेरे सहयोगी लगातार बने हुए ज्यादा जानकारी के साथ। नीलेश, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी इस वक्त मिल रही है कि लिस्ट कई तरह की जारी होने वाली है और सिमिलर वाइज ये लिस्ट जारी हो रही है। 2 साल की छूट, अगर सीट बची होगी लास्ट में तो वो अन्य बोर्ड के छात्रों को मौका मिलेगा। विद्यालयों की स्थिति को मजबूत करने के लिए योगी सरकार का ये एक महत्वपूर्ण फैसला है। देखिए बिल्कुल केंद्रीय विद्यालयों में प्रवेश की जो प्रक्रिया थी उसके दिशा निर्देश बदले गए हैं। पहले जो कक्षा 1 में प्रवेश की उम्र होती थी वो 4 से 6 साल होती थी, हालांकि उस उम्र सीमा को बढ़ाया गया है। अब ये उम्र सीमा 6 से 8 वर्ष कर दी गई है ताकि जो एडमिशन लेने वाले छात्र हों वो परिपक्व हों और बेहतर तरीके से स्टैंड कर सकें, बेहतर तरीके से पढ़ाई कर सकें। उसके साथ साथ अगर हम पहली लिस्ट की बात करें तो 29 अप्रैल को पहली लिस्ट जारी की जाएगी। उसके अलावा दूसरी जो लिस्ट है वो 6 मई को जारी की जाएगी जिसमें एसपीसी के छात्र होंगे, उसके अलावा कोटे के छात्र होंगे, आरक्षण के छात्र होंगे। दूसरी जो लिस्ट है वो 9 मई को जारी की जाएगी जिसमें जो है तमाम जो छात्र छूट जाएंगे या फिर जो सीटें बच जाएंगी उसमें दूसरे बोर्ड के छात्रों को एडमिशन दिया जाएगा। साथ साथ केंद्रीय विद्यालय ने एक और दिशा निर्देश जारी किया है कि किसी भी स्थिति में जो दिव्यांग बच्चे हैं उनका भविष्य खतरे में ना पड़ पाए, उनको बेहतर पढ़ाई मिल सके, इसलिए उम्र सीमा में 2 साल की छूट दी है। जहां आम बच्चे के लिए उम्र सीमा एडमिशन के लिए रखी गई है 6 से 8 वर्ष, वहीं दिव्यांग बच्चों के लिए रखी गई है 4 से 6 वर्ष। तो ऐसे में दिव्यांग बच्चों का भी पूरा ख्याल केंद्रीय विद्यालय की प्रवेश प्रक्रिया में रखा गया है ताकि दिव्यांग बच्चे भी आम बच्चे की तरह जो है क्लास में बैठकर पढ़ सके, अपने भविष्य को संवार सके। तो इस बार जो है तमाम बदलाव देखने को मिल रहे हैं केंद्रीय विद्यालय की प्रवेश प्रक्रिया में और जो लिस्ट जारी होगी उस लिस्ट के बाद ये तय होगा कि केंद्रीय विद्यालय में कितने दूसरे बोर्ड के जो छात्र हैं उनको एडमिशन मिल पाएगा। ठीक है नीलेश, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम इस जानकारी के लिए। और इसी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। बुधवार को पीएम मोदी के साथ बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी प्रदेश में महामारी को लेकर के प्रेजेंटेशन दिया। उन्होंने कहा कि सदी की इस महामारी के बीच पीएम मोदी के मार्गदर्शन से इस पर प्रभावी नियंत्रण पाने में सफलता मिली है।
और साथ ही रिकवरी का स्तर भी बेहतर रहा है। उन्होंने कहा है कि यूपी में जीवन और जीविका दोनों पर विशेष रूप से ध्यान दिया गया है। महामारी काल में लोगों को संक्रामक रोग से बचाने की पूरी कोशिश की गई है, वहीं जीविका को भी बढ़ाने का प्रयास किया गया है। ये राज्य के राजस्व संग्रह में दिखता है और इस बार कोविड की स्थिति के बाद भी राजस्व संग्रह में करीब 25% की वृद्धि हुई है और वहीं निर्यात में भी 35% का इजाफा हुआ है। एनसीआर में गौतम बुद्ध नगर में एक्टिव केस हमारे 697 हैं और गाजियाबाद में 298। बाकी लखनऊ में 81, आगरा में 58 कुल एक्टिव केस हमारे पास हैं। प्रदेश में हमारे पास इस समय जो कुल पॉजिटिविटी रेट प्रदेश की है, ओवरऑल पॉजिटिविटी रेट 1.87 है और अप्रैल माह की 0.1% है। अगर हम आज की पॉजिटिविटी रेट देखेंगे स्टेट की तो ये 0.19 है, लेकिन गौतम बुद्ध नगर में यह 5.2% है। मान्यवर, हम लोगों ने जो आपने ट्रेस, टेस्ट, ट्रीट और टीका का मंत्र दिया था, इसका पूरा पालन करते हुए प्रतिदिन आज भी हम लोग 1.25 लाख से 1.5 लाख के बीच में टेस्ट कर रहे हैं। दिल्ली से एक बड़ी जानकारी आपको दे देते हैं। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से मिली हैं एमएलए अदिति सिंह। रायबरेली से बीजेपी की विधायक अदिति सिंह। रायबरेली को अन्य जिलों से जोड़ने वाली सड़कों पर चर्चा की गई है। ट्रैफिक जाम से निजात के लिए रिंग रोड पर भी बातचीत की गई है और बाईपास मार्गों के निर्माण समेत ऊपरगामी पुलों के निर्माण के लिए भी केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से चर्चा की गई है। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं इस चर्चा की। और ट्रैफिक जाम से निजात के लिए रिंग रोड का निर्माण हो, ये मांग की गई है। अब खबर लखनऊ से आपको बता देते हैं, उत्तर प्रदेश में और बढ़ सकता है बिजली संकट। कोयले की कमी और गहरा सकती है, बिजली का संकट और बड़ा हो सकता है। और इसी के साथ साथ आपको बताते चले, अनपरा, ओबरा, हरदुआगंज में कोयले की सीमित स्टॉक बचा है। हरदुआगंज में महज 3 दिन का कोयला स्टॉक बचा है। सीएम योगी ने बिजली की निर्बाध आपूर्ति के निर्देश दिए हैं और ऊर्जा मंत्री AK शर्मा भी व्यवस्था को पटरी पर लाने में जुटे हुए हैं। तो आगे आने वाले 3 दिन में यूपी में बिजली संकट लगातार गहराता जा रहा है। शहरों से लेकर गांवों तक जबरदस्त तरीके से बिजली की कटौती हो रही है और जिस तेजी के साथ तपिश बढ़ी है उसके बाद बिजली की मांग में भी इजाफा हुआ है। एक अनुमान के मुताबिक पीक आवर पर लगभग 22,500 मेगावाट बिजली की खपत प्रतिदिन है, लेकिन अगर आपूर्ति की बात करें तो महज 18,000 मेगावाट के आसपास ही आपूर्ति हो पा रही है। ऐसे में जो 4,000 मेगावाट की जो बिजली आपूर्ति में कमी है उसने बिजली संकट को बढ़ा दिया है। और जिस तेजी के साथ कोयले का संकट बढ़ा है उसके चलते जो विदेशी कोयले पर चलने वाले जो ये प्रोडक्शन यूनिट थी वो बंद होने से देश में बिजली संकट और तेजी के साथ बढ़ा है। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लगातार जो है बिजली की निर्बाध आपूर्ति को लेकर के अधिकारियों को निर्देशित किया है। खुद ऊर्जा मंत्री AK शर्मा भी लगातार बैठकें कर रहे हैं। बावजूद उसके जो बिजली संकट है वो अभी भी बिजली संकट लगातार और विकराल होता जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि उत्तर प्रदेश के जो तमाम बिजली घर हैं, जहां जो तापीय विद्युत घर हैं, वहां पर कोयले का लिमिटेड स्टॉक बचा है और अगर समय रहते कोयले की आपूर्ति नहीं हुई तो आने वाले समय में बिजली संकट और गहरा सकता है। वीडियो जर्नलिस्ट अमित साहनी के साथ ब्रजेश श्रीवास्तव, न्यूज़ 1 इंडिया, लखनऊ। तो पूरे उत्तर प्रदेश में बिजली संकट बहुत तेजी से बढ़ रहा है और इस बीच हमारे संवाददाता ने खास बातचीत की, आपको दिखाते हैं। उत्तर प्रदेश में बिजली संकट लगातार बढ़ता जा रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो थर्मल प्रोडक्शन यूनिट्स हैं वहां पर जो कोयले का स्टॉक है वो अब सीमित हो गया है, यानी अगर कोयला खत्म तो उत्पादन खत्म। सवाल ये कि अचानक उत्तर प्रदेश में संकट क्यों बढ़ रहा है। उपभोक्ता परिषद के अवधेश वर्मा जी हमारे साथ हैं। अवधेश जी,
तेजी के साथ बिजली संकट यूपी में बढ़ा है। सरकार कह रही है हमारी नजर है, ऊर्जा मंत्री लगातार बैठकें कर रहे हैं। क्या लगता है अचानक ये क्राइसिस जो जनरेट हुआ इसके पीछे की वजह क्या है? देखिए, जहाँ तक सवाल है, उत्तर प्रदेश को वर्तमान में उत्पादन निगमों की बात करें तो रोज इनको चाहिए 87,300 मैट्रिक टन कोयला चाहिए, लेकिन इनके पास लगभग 61,000 मैट्रिक टन कोयला मिल रहा है, यानी कि 30% कोयला इनको कम उपलब्ध हो पा रहा है। निश्चित तौर पर जो ये कोल संकट के पीछे की अगर मैं बात करूं तो मेरे एक बात समझ में नहीं आती कि कोल मंत्री कहते हैं कि देश में कोयले की कोई कमी नहीं है, ऊर्जा मंत्री आर के सिंह कहते हैं कि कोयले की कोई कमी नहीं है, इसके बाद ये भी कहते हैं कि उत्तर प्रदेश विदेशी कोयले खरीदने का इंतजाम कर ले। 2.25 मिलियन टन कोयला खरीदने के लिए 18/4 को तक की डेडलाइन रखी गई थी, जिसको उपभोक्ता परिषद ने याचिका लगा के रुकवाया। तो सब मिला के निश्चित तौर पर कहीं कहीं समन्वय स्थापित करने की जो जरूरत है उत्तर प्रदेश सरकार को, मैं बार बार कह रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश सरकार को कोल इंडिया से, रेलवे डिपार्टमेंट से, ऊर्जा मंत्रालय से समन्वय स्थापित करने के उपरांत ही कोयला जितना जल्दी हो खदानों से यहाँ उपलब्ध कराएंगे, तभी जाके आने वाले समय में इस पावर संकट से इनको निजात मिल पाएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि एक्सचेंज से जो बिजली यूपीपीसीएल को मिलती थी, इस वक्त वो भी नहीं मिल पा रही है, क्योंकि वित्तीय संकट से जूझ रहा है यूपीपीसीएल जो है। तो आखिर ये क्राइसिस कहां जाएगा? ओबरा, अनपरा, वो तमाम जो प्रोडक्शन यूनिट्स हैं वो बंद होने कगार पर हैं, क्योंकि वहां पर लिमिटेड कोयला बचा है। देखिए, जहाँ तक सवाल है कि उत्तर प्रदेश की आर्थिक स्थिति खराब होने की वजह से उत्तर प्रदेश ने पावर एक्सचेंज पर 7 रुपया प्रति यूनिट के ऊपर कैप लगा रखा है कि 7 रुपये के ऊपर हम बिजली नहीं खरीदेंगे। और वर्तमान में लगातार जो 96 ब्लॉक की मैं बात करूं, मैं कल देख रहा था कि पावर एक्सचेंज पर लगातार 12 रुपये में बिजली बिक रही है। तो निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश की आर्थिक स्थिति अच्छी न होने की वजह से वो बिजली नहीं खरीद पा रहा है। तो आने वाले समय में अगर इसी तरह चलता रहा तो पावर सेक्टर को जब तक की कोई आर्थिक मदद उत्तर प्रदेश सरकार नहीं देती है, तब तक आने वाले समय में इस संकट से निजात नहीं मिल पाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल, तो ये थे अवधेश वर्मा, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि देखिए कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ झाला है। एक तरफ केंद्रीय कोयला मंत्री कहते हैं कि कोयले का कोई संकट नहीं है, और वहां पर जो प्रोडक्शन यूनिट्स हैं वहां पर लिमिटेड कोयले का स्टॉक बचा है। ऐसे में अगर संकट नहीं है तो कोयला क्यों कम आ रहा है? और सबसे बड़ी बात यह है कि जो पावर कट हो रहा है ये आने वाले समय में और विकराल रूप धारण करेगा, क्योंकि इसका कोई स्थायी सॉल्यूशन दिखाई नहीं देता। वीडियो जर्नलिस्ट अमित साहिनी के साथ ब्रजेश श्रीवास्तव, न्यूज़ वन इंडिया, लखनऊ। तो उत्तर प्रदेश में बिजली संकट तेजी से बढ़ता जा रहा है और इस बिजली संकट से निपटने के लिए उत्तर प्रदेश की सरकार लगातार काम कर रही है, लेकिन जिस तरह से कोयले का संकट बढ़ रहा है उससे आने वाले समय में बिजली संकट और बढ़ सकता है। न्यूज़ वन इंडिया के एसोसिएट एडिटर ब्रजेश श्रीवास्तव से खास बातचीत करते हुए राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के चेयरमैन अवधेश वर्मा ने क्या कुछ कहा वो हमने आपको सुनवाया। लखनऊ, बागपत और सहारनपुर और बरेली और लखीमपुर खीरी की 5 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के निर्देश के बाद अब मंदिर मस्जिदों में समेत धार्मिक स्थलों से लाउडस्पीकर हटाए जा रहे हैं। यूपी में अब तक करीब 4000 से ज्यादा लाउडस्पीकर हटाए गए हैं और निर्धारित मानकों के अनुसार करीब 28,000 से ज्यादा लाउडस्पीकरों की आवाज कम की गई है। ये 5 तस्वीरें आपके सामने हैं। लखनऊ, बरेली, बागपत, बलरामपुर और लखीमपुर खीरी, जहां सीएम योगी के निर्देश पर धर्मगुरुओं ने स्वागत करते हुए धार्मिक स्थलों से लाउडस्पीकर हटवाए हैं। तो नोएडा पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़ हुई है और नोएडा की थाना सेक्टर 24 पुलिस को बड़ी सफलता हासिल हुई है। बंद मकान में चोरी करने वाले गैंग का लीडर गिरफ्तार हुआ है। मुठभेड़ के दौरान बदमाश के पैर में पुलिस की गोली लगी है। चोरी की स्कूटी, लैपटॉप, मोबाइल पुलिस ने बरामद किए। दिल्ली के त्रिलोकपुरी का रहने वाला है बदमाश नफीस। तो इस वक्त की बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। बंद मकान में चोरी करने वाले गैंग का लीडर गिरफ्तार हो गया है। मुठभेड़ के दौरान बदमाश के पैर में गोली लगी है और इसी के साथ साथ आपको बताते चले चोरी की स्कूटी, लैपटॉप, मोबाइल पुलिस ने बरामद किए हैं। दिल्ली के त्रिलोकपुरी का रहने वाला है बदमाश नफीस। नोएडा पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। नोएडा की थाना सेक्टर 24 पुलिस को बड़ी सफलता हासिल हुई है। तो बड़ी खबर, बंद मकान में चोरी करने वाले गैंग का लीडर गिरफ्तार हो चुका है। मुठभेड़ के दौरान बदमाश के पैर में पुलिस की गोली लगी है।
फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।